पाठशाला के इस मंच पे हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साइंस। और अब तक हम लोगों ने कुल 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। ठीक है, तो जिन्होंने भी पहले के जो चैप्टर है वो नहीं देखे हैं, वो मेरे चैनल पे जाके आप उन तीनों चैप्टर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु की। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, पदार्थ। क्या लिखा हुआ है? पदार्थ। तो पदार्थ कौन सी चीज होती है? पदार्थ वो चीज होती है जिसके अंदर क्या हो, स्थान घेरने की क्षमता हो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर आयतन हो, अपना कोई वजन हो, कोई भार हो, वो वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जो वस्तु आयतन घेरती हो, ठीक है, उसका वजन, अपना भार हो, इत्यादि गुण, ये जो गुण होंगे वो क्या हो जाएगी? वो पदार्थ हो जाएगी। और पदार्थ के बाद अब हमें जानना है कि धातु क्या होती है। ठीक है, धातु क्या होती है? पदार्थ के अंदर ये धातु और अधातु दोनों आना है। तो यानी कि कोई वो पदार्थ जिनके अंदर अपना कोई विशिष्ट गुण हो, वो क्या कही जाएंगी? धातुएं कही जाएंगी। अगर आप किसी को, आपने कोई दो व्यक्ति आपके सामने खड़े कर दिए गए हैं, किसी का नाम राम है और किसी का नाम श्याम है, तो उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी होगी, तो भी हम उनको क्या करते हैं कि उसको किसी और नाम से जानते हैं, किसी और नाम से जानते हैं। किसी भी दो वस्तुओं के जो कुछ कुछ गुण है वो जरूर अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो धातु और अधातु हैं, उनके जो गुण क्या है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो कुछ ऐसे विशिष्ट गुण जो जिस पदार्थ में है, उनको हम धातु कहते हैं। और जो वो विशिष्ट गुण जिन पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। कि सामान्य सी भाषा में अगर हम बात करें तो कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणों को रखने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु। और जो गुण धातु रखते हैं, वो गुण जो पदार्थ नहीं रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो अधातु और धातु को समझने के लिए पहले हमें उन गुणों की बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वो कौन से गुण हैं जो जो पदार्थ को धातु बनाते हैं और जो उसे अधातु बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं धातु से। ठीक है, धातु का नाम सुनते ही हमको क्या, एक तो इंग्लिश जो हमारा वर्ड है वो आता है मेटल। ठीक है, और उन चीजों से हमें क्या याद आने लगता है? लोहा। ठीक है, लोहा हो गया, इसको अब क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। कॉपर हो गया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जिनको आप नाम से अच्छे से जानते होंगे। अब इन्हें क्यों धातु कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। आप आयरन को देखते होंगे, लोहा को देखते होंगे। ठीक है, लोहा आपने बहुत जगह देखा, आप मार्केट में जाते रहते हैं, लोहार की दुकान पे देखा होगा आपने, वो उसको पीटते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हथौड़ा चलाते हैं उसका आकार बदलने के लिए। तो जो लोहा उस पर पटका जाता है, तो उसमें क्या होती है? आवाज होती है। ठीक है, मंदिरों में जाते हैं, वहां घंटी होती है। ठीक है, आपने बैल देखी होगी। ड्राइंग तो वैसे मेरी कुछ खास अच्छी है नहीं, बट फिर भी इस टाइप का कुछ रहता है, और यहाँ पे एक घंटी लगी होती है। और इस वाले मेटल को जब इस पर टच कराया जाता है, तो क्या आवाज आती है? टन टन की। ठीक है, तो ये क्या है? आयरन। आयरन को हम जानते हैं वो धातु है। तो धातु में कौन सा गुण आया? आवाज का, यानी कि ध्वनिक गुण। ठीक है, और अब देखिए, घंटी बनाने के लिए लोहे को आकार दिया गया, उसे पीटा गया, उसे पिघलाया गया, गर्म किया गया है ना? तो गर्म किया गया है, गर्म करने का मतलब है कि उसमें ऊष्मा पहुंचाई गई है, ऊष्मा पहुंचाई गई है, उसने अपना आकार बदल दिया, यानी कि ऊष्मा का वो क्या है? सुचालक है। क्या हुआ? सुचालक है। तो यहाँ से एक क्वालिटी आपको पता चल गई, ध्वनि। दूसरी पता चल गई, ऊष्मा का सुचालक। ठीक है, तीसरी पता चल गई आपको, तन्यता। तन्यता के लिए भी मैं करती हूँ आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता।
आघातवर्धनीयता क्या है कि जैसे हम लोहे को खूब पीटते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होता, वो टूटता नहीं है, खत्म नहीं हो जाता है, वो अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी हम आघात करते हैं वो उसको सहन करने की क्षमता रखता है। तो ये कौन सा गुण हुआ इसका, आघातवर्धनीयता। आपने लोहे की चादरें देखी हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, सेट्स देखे हैं, एल्यूमिनियम की सेट्स देखे हैं, लोहे की चादरें देखे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि वो क्या होता है, वो पीट पीट के चादर बनाई जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम के पतले पतले तार देखे आपने, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर में यूज होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इसका मतलब क्या है, तार कैसा रहता है, इस तरह से खूब पतले पतले रहते हैं। यानी कि धातु में एक गुण होता है कि उसको खींच के क्या किया जा सकता है, बहुत पतला किया जा सकता है। तो चौथा गुण क्या हो गया, चौथा गुण हो गया इसका तन्यता। ठीक है, पांचवा, ये बहुत चमकीले होते हैं। ठीक है, ये जितने भी गुण हैं ये आपके सामान्यता है। ठीक है, ये आपके सामान्यता है। सामान्यता का मतलब है कि ये लगभग जो है, लगभग धातुओं में ये गुण पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक अपवाद भी आपको नजर आ सकते हैं। तो इसलिए सामान्यता का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है कि सामान्यता ये क्या होती है, ध्वनिक होती है, उसमें का सुचालक होती है, आघातवर्धनीय होती है, तन्यता होती है, और क्या होती है, चमकीले होते हैं। तो ये कुछ इसके मुख्य गुण है जो क्या होते हैं, धातु में होते हैं। तो यहाँ से हमें धातु की डेफिनेशन मिलती है कि वो पदार्थ जो देखने में क्या हो, चमकीले हो, आघातवर्धनीय हो, उनमें ध्वनिक की एक गुण हो कि उसको अगर हम किसी मेटल से उसको पीटते हैं तो उसमें क्या आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। उसके बाद उसको हम पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। उसके बाद कि वो ऊष्मा का सुचालक होता है। इतने जिन पदार्थों में ये गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम धात्विक पदार्थ कहते हैं। आशा करते हो कि आपको धातु क्या है वो चीज समझ में आ गई हो। चैनल में आपको सब्सक्राइब तभी करना है जब आपको चीजें समझ आ रही हो। ठीक है, अगर आपके मतलब की चीजें हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये व्यर्थ है तो फिर आप सोच समझ लीजिएगा। लेकिन किसी को भी जज करने के लिए उसके साथ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। तो आप वीडियो में पूरी तरीके से एंड तक बने रहिए और उसके बाद आप जज करिएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम जितना आसान भाषा में समझेंगे वो चीज़ें हमें बहुत आसान लगने लगेगी। अगर हम इसी चीज़ को याद करते रटते, धातु आघातवर्धनीय क्या होता है, तन्यता क्या होता है, ठीक है, तो फिर हम इसको याद ही करते रहते। अब हमने एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ लिया है तो हमें ये सारे गुण समझ में आ गए। तो धातु में जितने भी गुण हैं वो आपको बता दिए गए हैं। इन गुणों को रखने वाले पदार्थ क्या होंगे, धातु होंगे। और जिनके पास ये गुण नहीं होंगे वो क्या होंगे, अधातु होंगे। यानी कि धातु के बिल्कुल विपरीत गुण वाले। ठीक है, धातु के विपरीत गुण वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अधातु। ठीक है, धातु के विपरीत गुण वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग अगर नोट करें तो नोट भी कर सकते हैं इसे। हमने अभी बात की थी वो था हमारा क्या बोलेंगे वो प्रोसेस को, भौतिक परिवर्तन। आप लोग जानते हैं पिछली क्लासेस में ये बताया गया है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें क्या कुछ नया उत्पाद नहीं बनता, वो थोड़ा सा उनको क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाएगा, ठीक है, रूप चेंज हो जाएगा, बट उसका कुछ नया पदार्थ नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, तो वो जो भी अभी हम लोगों ने आघातवर्धन या तन्यता वगैरह जो भी गुण पढ़ा था वो हमारा क्या था, वो हमारा फिजिकल चेंज था। भौतिक गुणों के आधार पे हमने धातु और अधातु को का अंतर पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक गुणों पे क्या अंतर है, रासायनिक गुण के आधार पे क्या अंतर है। और रासायनिक गुण का मतलब केमिकल चेंजेस वो होते हैं कि जिसमें क्या होता है, कोई नया उत्पाद बन जाता है। और जो नया उत्पाद बनता है, रासायनिक गुण क्या होता है, कोई नया उत्पाद बनता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, कोई नया उत्पाद बनता है। और गुण जो है वो पहले से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, नया वाला जो उत्पाद होता है उसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न
होता है। हो गया, समझ में आ गया। तो आप देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और हमें पता है धातु क्या है, ये धातु का हो रहा है, ठीक है। ये हम जो कर रहे हैं वो धातु की कर रहे हैं। तो धातु में हम किसको लेते हैं, आयरन को लेते हैं। ये है हमारा आयरन, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन और जल, ठीक, इसके साथ इनकी क्रिया करा देते हैं। ऑक्सीजन और जल इनकी क्रिया करा देते हैं। क्रिया कराने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, एक हमें नया पदार्थ मिलेगा। ये केमिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन यानी कि हवा में, वायु में जब लोहे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब लोहे को हवा में बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया क्या हुई, इसका ये बनता है Fe2O3X H2O। इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो जंग लगने की कहानी तो हमको सबको पता है कि अरे लोहा बाहर रखा है तो जंग लग गया, बारिश में पड़ा है तो खराब हो जाएगा। लेकिन हमें पता क्या करना है कि हमें अंतर पता करना है। यह सिर्फ हमें जंग लगने से मतलब नहीं है, हमें पता करना है कि अंतर क्या है धातु और अधातु में। अगर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो वो क्या बना रही है, और अगर अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो वो क्या बना रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे Fe का उदाहरण ले लिया, ऐसे क्या होता है, ये कॉपर में भी जंग लगता है। आपने चांदी को भी देखा होगा, वो भी बहुत दिन तक आप यूज़ करते हैं, हवा में रहता है तो काला पड़ जाता है। उसी तरह क्या है, कॉपर है, कॉपर भी बहुत दिन तक रहता है तो वो क्या हो जाता है, हरा हरा, उसके ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसे, वो भी क्या हुआ, वो भी एक तरह का जंगी हुआ जो कॉपर पे लगता है। तो वो भी क्या बनाता है, देख लेते हैं। कॉपर को जब हम ये नमी है, ठीक है, नमी मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बनाता है कॉपर, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बनाता है, ठीक। और वो भी क्या है, वो भी हमारा ऑक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ हम सिर्फ ये बात करें, अभी मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसको जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। यहाँ पता चला कि जब हमारे धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे मेन क्या चेक करना है कि जो ऑक्साइड बनता है वो किस नेचर का बनता है। अगर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं तो जो ऑक्साइड बन रहा है वो किस नेचर का बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको उठाएंगे, ये क्या है, हमारा जंग है, ठीक है। तो हमने जंग को उठाया, हमने जंग उठाया, ठीक है, इसको हमने जल में घोला। उसके बाद हमने जो ये लिक्विड है उसको हमने क्या किया, हमने इसका लिटमस टेस्ट किया, ठीक है, हमने इसका लिटमस टेस्ट किया। लिटमस टेस्ट करने का मतलब है कि क्या हुआ, इसमें लाल लिटमस को क्या कर दिया, नीला कर दिया, ठीक है। इसने लाल लिटमस को क्या कर दिया, नीला कर दिया। इसका मतलब इसका नेचर क्या हो गया, ये हो गया क्षारीय। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड क्या होता है, और वो ऑक्साइड क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं अधातु की, ठीक है। यहाँ तक तो हमने धातु की, अधातु मतलब सल्फर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सल्फर की बात करते हैं, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ करा
और हमारा ये बना SO2। सल्फर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमको लिटमस टेस्ट करना है, तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड को फिर क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसकी क्रिया करा दी जल के साथ, और अब ये बन गया H2SO3, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, H2SO3, ठीक है। ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे जहां हमें पता चल रहा था कि जब हम ऑक्सीजन की धातु के साथ क्रिया करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब हम अधातु की क्रिया करते हैं, जब हम अधातु की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है, अम्ल बना लेता है। और वो कौन सा अम्ल बनता है, जो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। ये ऑक्साइड बनाते हैं और ये अम्ल बनाते हैं जो क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके गैस H2O के साथ क्या मिलके बना, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जल का जो विलयन था वो क्या कर दे रहा है, वो इसको नीले को लाल कर दे रहा है, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का है। यानी कि यहाँ से मेन चीज़ निकल के आती है कि जैसे ही धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे वो जो ऑक्साइड का निर्माण करेंगे उनकी प्रकृति क्षारीय होगी, और अधातु जिस ऑक्साइड का निर्माण करेंगे वो किसकी प्रकृति की होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी, ठीक है। जल से भी क्रिया की धातु, ठीक है। कुछ धातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया बहुत शीघ्रता से करते हैं, ठीक है। कुछ धातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया बहुत ही शीघ्रता से करते हैं, जबकि कुछ धातु क्या करते हैं, अभिक्रिया बहुत धीरे से करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम जो धातु है वो बहुत सक्रिय धातु है, ठीक है। जल के साथ सोडियम जो है वो बहुत शीघ्रता से क्रिया करता है, ठीक है। ये इतना एक्टिव है कि इसको हम डायरेक्ट जो है वो इसका जल के साथ या वायु के साथ संपर्क ना हो, इसके लिए हम ना इसको क्या करते हैं, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है, सोडियम की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है, और इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में इसको हम रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो सोडियम है वो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और इस वजह से उसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे धातु है जो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, तो वहाँ और बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है, तो वो होती है हमारी सोडियम। बल्कि इसका उल्टा कुछ धातुएं बहुत स्लो करती है, जैसे हमारी आयरन हो गई, ठीक है। आयरन क्या करता है, ये स्लो है। जंग एक दिन के बाहर रखने से लोहे में जंग नहीं लग जाता, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है जंग लगने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जल के साथ और वायु के साथ थोड़ा इसका स्लो है, ठीक है, स्लो रिएक्शन करता है ये। वैसे ही धातु है, अभी हम लोगों ने धातु की बात कर ली, सोडियम की बात की, मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। आयरन जो है वो बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि क्या होता है कि एक दिन के रखने से जंग लगता नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वो जल के या वायु के डायरेक्ट संपर्क में ना आए और अभिक्रिया ना कर पाए। अधातु जैसे फास्फोरस है, ठीक,
ये जैसे ही उसके जल के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, फट से जलने लगती है। ठीक है, तो ये इसके विपरीत है। और ये इसका क्या होता है, ये इसको हम जल में, हमको इसको जल में संचित करके रखना पड़ता है, जल में संचित करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो धातुएं, कुछ धातुएं जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ दो धातुएं हैं वो जल में क्या कर वायु में बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो अधातु जो फास्फोरस है, ठीक, वो क्या करती है, वो अधातु जो है, ये फास्फोरस हमारी एक अधातु है और सोडियम हमारी एक धातु है। यहाँ को समझना है कि जो धातु है वो जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए हम इसको मिट्टी के तेल में संचित करके रखते हैं। आयरन जो है वो इसके विपरीत थोड़ा धीरे धीरे अभिक्रियाएं करते हैं, लेकिन अधातु जो है हमारी वो फास्फोरस, वो जल में बहुत जल के साथ अच्छे से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, वो जल के साथ अच्छे से क्रिया नहीं करती, वायु में बहुत तेजी से क्रिया करती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जल में संचित करके रखते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो धातुएं होती हैं वो जल से अभिक्रिया करती हैं, जबकि अधातुएं जल से उतनी अच्छी तरीके से अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अम्ल की। अधातु सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो प्रेजेंस शो करता है, ये पॉपअप साउंड रिलीज करता है। ठीक है, एक पॉपअप साउंड रिलीज करता है, उससे पता चलता है कि क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पता चला अम्ल जो है वो अम्ल से अधातु सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और वो पॉपअप साउंड रिलीज करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। क्षार से भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, क्षार से भी अभिक्रिया करके यानी कि हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने के बावजूद क्या बनते हैं, यहाँ भी धातुओं द्वारा यहाँ भी H2 गैस ही प्राप्त होती है गैस, और ये सेम पॉपअप साउंड यहाँ भी रिलीज होता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के दौरान जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जबकि क्षार के साथ अधातुओं की क्रिया क्या है, बहुत जटिल है। अधातुओं की क्रिया बहुत जटिल है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, जल से कुछ जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं, इसलिए उसको, जैसे सोडियम धातु है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वो जल के साथ डायरेक्ट जल के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की रिएक्शन ना कर पाए। दूसरा आयरन है, ये जितनी तेज़ी से करती है आयरन उतना ही स्लो से रिएक्शन करता है। लेकिन अधातु क्या है, जैसे कोई फास्फोरस है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती इतनी तेज़, लेकिन वायु में बहुत तेज़ी से सक्रिय होती है, और इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको जल में भिगा के रखते हैं ताकि ये डायरेक्ट वायु के संपर्क में ना आए। फिर आता है अम्ल से, तो अधातु जो है वो सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं शो करते हैं, बल्कि जो धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और ये क्या होता है, ये पॉपअप साउंड रिलीज करता है, वो आपको सुनाई देता है। और क्षार से भी सेम होता है, अधातुओं की जो क्रिया हो वो बहुत जटिल होती है, लेकिन जो धातु है वो सेम हाइड्रोजन गैस की रिलीज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन का मतलब जगह का
चेंज हो जाना, ठीक है, विस्थापन, हटा देना। तो यहाँ पे क्या है, ये धातुएं हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग धातुओं की बात की गई है। जैसे यहाँ पे कॉपर, जैसे यहाँ पे जिंक है, Fe है, Cu है, ठीक है, Fe है, यानी कि जिंक, Fe और Cu की बात की गई है। अब अगर हम एक रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे हमने अलग अलग 4 रिएक्शन ले लिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराया, CuSO4 को हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराया, तो ये क्या बना लेता है, ये ZnSO4 प्लस कॉपर बना लेता है, ये ZnSO4 प्लस कॉपर बना लेता है। दूसरे केस में कॉपर सल्फेट प्लस Fe, तो ये क्या बना लेता है, ये FeSO4 प्लस कॉपर बना लेता है। लेकिन थर्ड केस में ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया ऐसी, इस तरह की कोई भी अभिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसी FeSO4 प्लस Cu, इसमें भी कोई आपको ऐसा रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ZnSO4 प्लस Fe, इसमें भी कोई आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ठीक, ये एक मैंने लिखा है आपको इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक धातु, ठीक है, दूसरे धातु के यहाँ पे क्या है, एक धातु दूसरे धातु के उसके यौगिक के, ठीक है, जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट जो विलयन है ना, उसके यौगिक के जलीय विलयन को खुद से विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है, ये चीज हो गई। तो यहाँ देखिए, ये जो था, एक धातु दूसरे धातु के जलीय विलयन को, दूसरे धातु के जलीय विलयन को उसके यौगिक से क्या कर देता है, जलीय विलयन के साथ विस्थापित कर देता है। यहाँ Zn था तो ये यहाँ पे आ गया, और कॉपर था वो अलग हो गया, यानी कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। सेम यहाँ पर भी है, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, बट यहाँ कॉपर ने जिंक को विस्थापित नहीं किया, यहाँ कॉपर ने आयरन को विस्थापित नहीं किया, यहाँ आयरन ने जिंक को विस्थापित नहीं किया। तो यहाँ आपने एक चीज तो समझ ली कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक में जलीय विलयन को विस्थापित कर देता है, एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में, ठीक है, एक धातु दूसरे धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। आगे बात समझ में। आप देखते हैं कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये सक्रियता के हिसाब से, सक्रियता के अवरोही क्रम में ये दिया गया है, सक्रियता के अवरोही क्रम में ये श्रेणी आपको दी गई है, ठीक है, सक्रियता के अवरोही क्रम में श्रेणी दी गई, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये क्या है, Hg, ठीक, Hg क्या है आपका, ये आपका है पारा, ठीक है, मरकरी, ये है Ag चांदी, Au क्या हुआ आपका, सोना। तो यहाँ देखिए, इस तरह से इसका ग्राफ गिर रहा है, यानी कि इस तरह से इसकी सक्रियता कम हो रही है। तो सबसे कम किसकी हो गई, सोना की, ठीक है, गोल्ड की, उसके सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, पोटेशियम की, उसके से कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। यहाँ पे आते हैं, हम बात करते हैं जिंक की, ठीक है, जिंक की इन सबसे, यानी कि आयरन से, कॉपर से, इसकी सक्रियता क्या है, ज़्यादा है, इसकी कम है। तो विस्थापन में क्या होता है कि जो अधिक सक्रिय धातु होगी, जो अधिक सक्रिय धातु होगी, धातु कम सक्रिय धातु को ही विस्थापित कर सकता है, को ही विस्थापित
कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया जो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि कॉपर जो है वो Fe से क्या है, नीचे है, यानी कि ये इससे कम सक्रिय है। ठीक है, कॉपर Fe से कम सक्रिय है, इसलिए ये इसको विस्थापित नहीं करेगा। Zn से भी कॉपर बहुत नीचे है, इसलिए ये भी इसको विस्थापित नहीं करेगा। सेम यहाँ पर है। तो आपने देखा कि जो धातुओं का विस्थापन गुण है वो ये दिखाता है कि जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु को ही विस्थापित करेगी, और एक धातु जो ज़्यादा सक्रिय है दूसरे धातु के उसके यौगिक के जलीय विलयन जो कम सक्रिय है को विस्थापित कर देती है। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग, तो हमारे लिए धातु और अधातु दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, धातु और अधातु दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, धातु और अधातु दोनों ही ज़रूरी है ना। आपको पता है आयरन, लोहे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लाइफ में, दैनिक जीवन में। हमारे घरों के निर्माण में लोहे की ज़रूरत होती है, घरों के निर्माण में ज़रूरी है। में क्या ऑक्सीजन जैसे है, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे है तो वो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे सांस के लिए, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से धातु और अधातु भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए अधातुओं से बनती हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। मेटल्स के तो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं, और नॉन मेटल्स के भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप अपने लाइफ में इधर उधर घूम के देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे यूजेस दिख जाएंगे जो धातु और धातुओं से मिलते हैं। तो धातु और धातु हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम छोटा सा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में। ठीक है, पदार्थ जो भी वस्तुएं जगह घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, उनमें जो कुछ विशेष क्वालिटी रखते हैं वो धातु होते हैं, जो वो विशेष क्वालिटी नहीं रखते हैं वो अधातु होते हैं। तो धातु क्या होते हैं, अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो वो देखने में कठोर, चमकीले, ठीक है, आघातवर्धनीय, उनके अंदर एक गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, और ये वायु ऊष्मा की सुचालक होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की भी सुचालक होती हैं। ठीक है, इसलिए आपने कॉपर के, एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से दूसरी साइड में प्रवेश करता है, यानी कि वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोहे को गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो ऊष्मा का सुचालक होता है। तो आपने भौतिक अवस्थाएं इसकी पढ़ ली। केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि अगर आप उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो ऑक्साइड बनाता है, और वो ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि जल से अभिक्रिया। यहाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक फैक्ट था कि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा जल के साथ रिएक्शन दिखाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में संजो के रखते हैं। दूसरा, आपका फास्फोरस जो अधातु है वो जल से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता है, लेकिन वायु में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए उसको जल में उसको बंद करके रखा जाता है ताकि वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में ना आए। उसके बाद एक और धातु थी सोडियम और पोटेशियम, जो बहुत नरम होती है और उसको आप चाकू के साथ से काट सकते हैं, ये एक फैक्ट था। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा कि विस्थापन अभिक्रिया, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस तरह की रिएक्शन जो है आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। जब एक अधिक सक्रिय जो धातु होता है वो कम सक्रिय धातु को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को रिप्लेस कर दे। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको पक्का याद करके रखना है कि अधिक सक्रिय धातु ही कम सक्रिय धातु को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, और जो जल के साथ अभिक्रिया होती है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं शो करती हैं। अम्ल के साथ भी अधातुएं ज़्यादातर अभिक्रिया जो है वो नहीं शो करती हैं। क्षारों के साथ तो हम क्षारों के साथ अधातु की जो अभिक्रिया है वो बिल्कुल जटिल है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही थे इस चैप्टर के अंदर। आशा करती हूँ कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और किसी भी तरह का कोई भी आपको फीडबैक देना है तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।